जय हिंद। एरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले वाले सेशन में हमने स्वदेशी मूवमेंट को इवेल्युएट किया था और इसी इवेल्युएशन के दौरान हमने देखा था कि स्वदेशी मूवमेंट के ओवर होने के पीछे के रीजंस क्या थे और उनमें से एक जो सबसे बड़ा रीज़न था वो था सूरत स्प्लिट। ये सूरत स्प्लिट क्या है और हम किस तरीके से सूरत स्प्लिट तक पहुँचे, वो पूरी कहानी क्या है, उसके बारे में आज अपने को बात करनी है। और सूरत स्प्लिट के बाद में गवर्नमेंट ने किस तरीके से रिप्रेशन किया और क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट की, उस सब के बारे में आज अपन पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। हालांकि अगर आपने नोटिस किया हो तो जब से स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट शुरू हुआ है तब से कई बार अपन इस सूरत स्प्लिट के बारे में बातचीत कर चुके हैं और कई बार मैं इसलिए बोलता हूँ ताकि बार बार आपको सुनाई दे और दिमाग में रजिस्टर हो। यहाँ पे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में बातचीत की गई है सूरत स्प्लिट के बारे में, तो फटाफट से अपन देख लेते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है, तो लाइक का बटन दबा दो। शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, या जो भी लोग इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, उनको शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रन अप टू सूरत के बारे में। हमें ये पता है कि स्वदेशी मूवमेंट को लॉन्च किया गया था ऑन 16 अक्टूबर 1905। कब लॉन्च किया गया? 16 अक्टूबर 1905 को। और इसके बाद दिसंबर के महीने में कांग्रेस का रेगुलर सेशन हुआ। 1905 दिसंबर में कांग्रेस का सेशन हुआ। कहाँ पर हुआ? बनारस में हुआ। और इस सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे? जी.के. गोखले। और इस सेशन के दौरान मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में जो डिफरेंसेस थे वो थोड़े थोड़े सामने आने लगे। क्या डिफरेंसेस थे? एक्सट्रीमिस्ट लोग ये बोल रहे थे कि ये जो स्वदेशी मूवमेंट है इसको बंगाल तक लिमिटेड नहीं रखना चाहिए, इसको आउटसाइड बंगाल भी एक्सपेंड करना चाहिए। दूसरा, एक्सट्रीमिस्ट लोग ये बोल रहे थे कि हमें सिर्फ फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट नहीं करना चाहिए, हमें ऑल फॉर्म्स ऑफ बॉयकॉट को अडॉप्ट करना चाहिए। सरकार से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उन सब का बॉयकॉट करना चाहिए, फिर चाहे वो गवर्नमेंट का स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे काउंसिल हो, चाहे कोर्ट हो, वगैरह वगैरह। सरकार से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनका बॉयकॉट करो, टोटल बॉयकॉट करो। और ये जो मूवमेंट है इसको बंगाल के बाहर तक एक्सपेंड करो, ये डिमांड कर रहे थे एक्सट्रीमिस्ट। लेकिन दूसरी तरफ मॉडरेट्स जो हैं वो कह रहे थे कि नहीं, ये जो मूवमेंट है इसको बंगाल तक लिमिटेड रखना चाहिए। बिकॉज बैकग्राउंड में स्टोरी क्या थी? पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो मॉडरेट्स क्या बोल रहे थे कि इस मूवमेंट को बंगाल तक लिमिटेड रखना चाहिए। और दूसरा, मॉडरेट जो हैं वो टोटल बॉयकॉट को अपोज कर रहे थे। उनका मानना ये था कि हमें सिर्फ फॉरेन गुड्स को ही बॉयकॉट करना चाहिए, बाकी इंस्टीट्यूशंस को बॉयकॉट नहीं करना चाहिए। एक तरीके से एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो कह रहे हैं कि हमें एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स को अडॉप्ट करना चाहिए, और दूसरी तरफ मॉडरेट्स कह रहे हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स के थ्रू ही काम करना चाहिए। दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, लेकिन हाँ, एक कॉम्प्रोमाइज़ रीच कर लिया गया, एक माइल्ड सा रेजोल्यूशन अडॉप्ट कर लिया गया इस कांग्रेस के सेशन में। बनारस के सेशन में क्या अडॉप्ट किया गया? एक तो ये कहा गया कि ये जो बंगाल का पार्टीशन किया गया है इसको कांग्रेस कंडेम करती है। दूसरा, कर्जन की जो रिएक्शनरी पॉलिसीज़ हैं उनको कांग्रेस कंडेम करती है। और तीसरा, स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट को बंगाल में सपोर्ट किया जाएगा, स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट को बंगाल में चलाया जाएगा। मतलब एक तरीके से इस बनारस सेशन में एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स की बातचीत नहीं मानी गई, बट हाँ, कुछ टाइम के लिए ये जो डिफरेंसेस थे, ये जो विवाद था, इसको वहीं के वहीं दबा दिया गया, एक तरीके से बैलेंस कर लिया गया। 1905 में तो बात दब गई। फिर 1906 में कांग्रेस का सेशन हुआ। कहाँ पर हुआ? कैलकाटा में हुआ। और फिर से वही दिक्कत आई। फिर से एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स ने ये बोला कि इस मूवमेंट को हमें आउटसाइड बंगाल ले जाना चाहिए, इस मूवमेंट में हमें टोटल बॉयकॉट करना चाहिए। और मॉडरेट्स बोल रहे थे कि नहीं साहब, हमें इस मूवमेंट को बंगाल तक ही लिमिटेड रखना चाहिए और टोटल बॉयकॉट को हम फेवर नहीं करेंगे, सिर्फ फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट करना चाहिए। और एक समस्या और आई इस कैलकाटा के सेशन में। क्या समस्या आई? एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स जो थे वो बोल रहे थे कि इस सेशन में या तो तिलक साहब को प्रेसिडेंट बनाओ या लाला लाजपत राय साहब को प्रेसिडेंट बनाओ। और इन दोनों का नाम प्रपोज करने के पीछे का रीज़न क्या था? बिकॉज ये दोनों एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे और अगर कोई एक्सट्रीमिस्ट लीडर प्रेसिडेंट बनेगा तो एक्सट्रीमिस्ट की बातचीत सुनी जाएगी। भाई प्रेसिडेंट है, उसका इन्फ्लुएंस तो होगा ही। तो एक्सट्रीमिस्ट क्या चाह रहे थे कि या तो तिलक साहब को या लाला लाजपत राय साहब को प्रेसिडेंट बनाया जाए। बट मॉडरेट्स जो हैं
वो तिलक साहब को या लाला लाजपत राय को या किसी भी एक्सट्रीमिस्ट लीडर को प्रेसिडेंट नहीं बनने देना चाह रहे थे, बिकॉज उनको भी समझ में आ रहा था कि अगर कोई एक्सट्रीमिस्ट लीडर प्रेसिडेंट बनेगा तो एक्सट्रीमिस्ट की डिमांड्स मानी जाएंगी, उनकी डिमांड्स नहीं मानी जाएंगी। तो मॉडरेट्स ने बड़ा स्मार्टली क्या किया, उन्होंने दादा भाई नेहरूजी का नाम प्रपोज किया। और दादा भाई नेहरूजी जो हैं वो बेहद सीनियर मेंबर थे, इतने सीनियर थे कि एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स उनको अपोज नहीं कर पाए। और एक कॉम्प्रोमाइज के तौर पे इस कैलकाटा सेशन में दादा भाई नेहरूजी बिकेम दी प्रेसिडेंट। लेकिन हाँ, प्रेसिडेंट तो मॉडरेट्स का चुन लिया गया, तो अब एक्सट्रीमिस्ट को शांत करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो रेजोल्यूशंस कुछ इस तरीके से अडॉप्ट किए गए कि जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे वो भी थोड़े खुश हो गए। क्या रेजोल्यूशंस अडॉप्ट किए गए इस कैलकाटा के सेशन में? एक सबसे इंपॉर्टेंट स्वराज का रेजोल्यूशन अडॉप्ट कर लिया गया, सेल्फ गवर्नमेंट का रेजोल्यूशन अडॉप्ट कर लिया गया। ये जो स्वराज टर्म है इसको पहली बार कैलकाटा के सेशन में मेंशन किया गया था कांग्रेस के पूरे सेशंस में से। सबसे पहली बार कैलकाटा के सेशन में मेंशन किया गया इस टर्म को, स्वराज को। लेकिन स्वराज का एग्जैक्टली मतलब क्या है वो नहीं बताया गया इस सेशन में। स्वराज के अलावा स्वदेशी, बॉयकॉट और नेशनल एजुकेशन के भी रेजोल्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया इस कैलकाटा सेशन में। अच्छा, ये तो हो गया कि चलो रेजोल्यूशन अडॉप्ट कर लिया, स्वराज की बातचीत कर दी, लेकिन स्वराज का एग्जैक्टली मतलब क्या है वो नहीं बताया गया इस कैलकाटा के सेशन में। और यहाँ से अपने अपने जो मतलब हैं वो निकालना शुरू किया लीडर्स ने। जैसे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स हैं वो खुश हो गए कि यार स्वराज की बात हो रही है, सेल्फ गवर्नमेंट की बातचीत हो रही है। और मॉडरेट्स इसलिए खुश हो गए कि चलो हमारी जो बात थी कि तिलक साहब नहीं बननी चाहिए, लाला लाजपत राय साहब नहीं बननी चाहिए, इतना एक्सट्रीम सिचुएशन क्रिएट नहीं होनी चाहिए, वो रह गई। और सब अपने अपने हिसाब से इस स्वराज का मतलब निकाल रहे थे। जैसे ही कैलकाटा का सेशन कंप्लीट हुआ, एक्सट्रीमिस्ट लोग जो हैं वो बाहर आए, उनमें अपना एंथुजियाज्म था, वो बड़े जोश में थे, उनको था कि स्वराज का रेजोल्यूशन अडॉप्ट कर लिया गया। तो उन्होंने पूरा ये बोला कि हमें टोटल बॉयकॉट करना है, और उन्होंने ऑल ओवर पैसिव रेजिस्टेंस का कॉल दिया। मतलब बढ़ चढ़ के लोगों को बोला कि एक तो टोटल बॉयकॉट करो, और दूसरा क्या बोला कि साहब हम पैसिव रेजिस्टेंस करेंगे, लेकिन लंबा चौड़ा वाइड पैसिव रेजिस्टेंस करेंगे। दूसरी तरफ मॉडरेट्स जो हैं वो कोशिश कर रहे थे कि ये जो कैलकाटा सेशन में रेजोल्यूशंस अडॉप्ट किए गए हैं, ये जो एक्सट्रीमिज्म थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इसको किसी भी तरीके से कूल डाउन किया जाए। बिकॉज इसी दौरान सरकार ने काउंसिल रिफॉर्म्स का अनाउंसमेंट कर दिया था। सरकार ने बोला था कि हम काउंसिल रिफॉर्म्स लाने वाले हैं। एक्सट्रीमिस्ट को तो लग रहा था कि मौका आ गया है, अंग्रेज सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का, लोग तैयार हैं, स्वराज का रेजोल्यूशन अडॉप्ट हो गया है और अब हमें टोटल बॉयकॉट करना है, अब हमें पूरा लंबा चौड़ा एक पैसिव रेजिस्टेंस लॉन्च करना है। एक्सट्रीमिस्ट तो हैं तैयार लड़ाई को पूरा आउट एंड आउट ओपन में ले जाने के लिए। और मॉडरेट जो हैं उनका मानना यह है कि सरकार ने अभी अभी ये बोला है कि हम काउंसिल रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, और अगर हम ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे चीज़ों को लेके जाएंगे तो हो सकता है सरकार जो है वो बड़ा रूथलेसली इस मूवमेंट को सप्रेस करने की शुरुआत कर दे। उनको क्या लग रहा था कि जब काउंसिल रिफॉर्म्स आ ही रहे हैं तो शांति से अपनी बात को रखते हैं सरकार के सामने, क्या पता सरकार हमारी बात मान ले। एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो आउट एंड आउट ओपन में हैं, बिल्कुल साफ साफ लड़ने को तैयार हैं। वो कह रहे हैं कि हम तो ब्रिटिश रूल को चैलेंज करेंगे, और अब हमारे साथ में कांग्रेस भी है एक तरीके से, बिकॉज स्वराज का जो रेजोल्यूशन है उसको अडॉप्ट कर लिया है, और हमारे साथ में मासेस भी हैं। मॉडरेट लीडर्स ये कह रहे हैं कि नहीं साहब, अभी मौका सही नहीं है, सरकार ने काउंसिल रिफॉर्म्स अनाउंस किए हैं, क्यों ना हम सरकार से बैठ के बातचीत करें और इन काउंसिल रिफॉर्म्स के थ्रू अपनी बातचीत को मनवाने की कोशिश करें। मॉडरेट्स को ये डर था कि अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो गई तो हो सकता है सरकार इस मूवमेंट को रूथलेसली सप्रेस करे। लेकिन दोनों ही अपनी अपनी जगह पे गलत थे। सरकार बहुत चालाक थी। गलत कैसे थे? मॉडरेट्स तो ये समझने में फेल हो गए कि ये जो सरकार बात कर रही है काउंसिल रिफॉर्म्स के बारे में, ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए चीज़ों को शांत करने के लिए कहा जा रहा है, ये सिर्फ एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स को आइसोलेट करने के लिए कहा जा रहा है। एक तरीके से फिलहाल के मूवमेंट पे मॉडरेट्स को पैसिफाई करने के लिए सरकार काउंसिल रिफॉर्म्स की बात कर रही थी। तो मॉडरेट्स तो सरकार की स्ट्रेटजी को नहीं समझ पाए, और एक्सट्रीमिस्ट लोग जो हैं वो ये समझने में फेल हो गए कि कल को अगर सरकार उनको रिप्रेस करेगी तो डिफेंस के तौर पे मॉडरेट्स जो हैं वो उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं।
मतलब इन दोनों को ही एक दूसरे की ज़रूरत थी, लेकिन दोनों ही एक दूसरे की ज़रूरत को समझने में फेल हो गए और सरकार ने इसी बात का फ़ायदा उठाया। 1906 में ये जो डिस्प्यूट है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में, ये काफ़ी कुछ हद तक ओपन में आ गया, लेकिन अभी भी बात सधी हुई थी। बट फिर हुआ 1907 में कांग्रेस का सेशन। कहाँ पर हुआ? सूरत में हुआ ये सेशन, और इसको पॉपुलरली बुलाया जाता है सूरत स्प्लिट। और इसके प्रेसिडेंट बने रास बिहारी घोष। कहानी कहाँ से शुरू हुई? कहानी शुरू हुई कि ये जितने भी एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स हैं, ये फिर से एक बार चाहते थे कि या तो तिलक साहब को प्रेसिडेंट बनाओ या लाला लाजपत राय साहब को प्रेसिडेंट बनाओ। और मॉडरेट जो हैं वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कोई भी एक्सट्रीमिस्ट लीडर प्रेसिडेंट बने, बिकॉज मॉडरेट्स कोशिश कर रहे थे चीज़ों को ठंडा करने की और एक्सट्रीमिस्ट कोशिश कर रहे थे चीज़ों को और बढ़ाने की। तो एक्सट्रीमिस्ट तो क्या चाह रहे हैं कि या तो तिलक साहब को प्रेसिडेंट बनाओ या लाला लाजपत राय साहब को प्रेसिडेंट बनाओ, और मॉडरेट जो हैं वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कोई भी एक्सट्रीमिस्ट लीडर जो है वो प्रेसिडेंट बने। और इसीलिए मॉडरेट्स ने इंसिस्ट किया कि कांग्रेस का सेशन सूरत में होना चाहिए, बिकॉज सूरत जो है वो बॉम्बे में आया करता, तब बॉम्बे का हिस्सा हुआ करता था, और तिलक जो हैं वो बॉम्बे से बिलोंग करते थे। और कांग्रेस का जब प्रेसिडेंट चुना जाता था तो उसमें एक प्रोविज़न ये भी था कि जो भी होम टाउन का लीडर होगा उसको प्रेसिडेंट नहीं बनाया जाएगा। तो तिलक साहब को रास्ते से हटाने के लिए मॉडरेट्स ने बड़ा स्मार्टली ये बोला कि सेशन कहाँ पर होगा? सूरत में होगा। अब मॉडरेट्स इतने स्मार्ट हो रहे हैं, एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स को भी तो दिख रहा है, और ये सेशन ऐसा हुआ कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ। दोनों साइड्स ने एक रिजिड स्टैंड ले लिया, दोनों ने बोल दिया कि हमारी बात मानो, नहीं तो हम झुकने को तैयार नहीं हैं। और अल्टीमेटली ये जो क्लैश है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो इतना बढ़ गया कि मॉडरेट्स ने कांग्रेस का कंट्रोल पूरी तरीके से अपने हाथ में ले लिया और एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स को कांग्रेस से बाहर निकाल दिया। और इसका फ़ायदा उठाया जाएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। देखो 3 सेशंस हुए। 16 अक्टूबर 1905 को स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हुआ। लॉन्च होने के इमीडिएट बाद दिसंबर 1905 में बनारस सेशन हुआ। प्रेसिडेंट कौन थे? जी.के. गोखले। डिफरेंसेस तो वहीं सामने आ गए थे, लेकिन बात उतनी बड़ी नहीं थी। और इस बनारस सेशन में बंगाल के पार्टीशन को कंडेम किया गया, कर्जन की रिएक्शनरी पॉलिसीज़ को कंडेम किया गया, और ये जो स्वदेशी मूवमेंट है इसको सपोर्ट किया गया इन बंगाल। बात अभी तक इतनी बड़ी नहीं थी कि ये जो क्लैशेज हैं वो ओपन में आ जाएं। फिर अगले साल फिर से सेशन हुआ 1906 में दिसंबर में। कहाँ हुआ? कैलकाटा में हुआ। और इस बार कॉम्प्रोमाइज़ के तौर पे प्रेसिडेंट किसको बनाया गया? दादा भाई नेहरू जी को। लेकिन इस कैलकाटा सेशन में 4 रेजोल्यूशंस को अडॉप्ट किया गया। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया वो था स्वराज। स्वराज को अडॉप्ट तो कर लिया गया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि स्वराज का एग्जैक्टली मतलब क्या है। तो मॉडरेट्स अपने हिसाब से इसका कोनोटेशन निकाल रहे थे और एक्सट्रीमिस्ट अपने हिसाब से। इसके अलावा एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया स्वदेशी का, दूसरा बॉयकॉट का, और तीसरा नेशनल एजुकेशन को प्रमोट करने का। जैसे ही कैलकाटा का सेशन खत्म हुआ तो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स में एक थोड़ा जोश था। उनको लग रहा था कि यार हमारा रेजोल्यूशन अडॉप्ट कर लिया गया है, तो उन्होंने तो ये बोल दिया कि हमें एक लंबा चौड़ा पैसिव रेजिस्टेंस लॉन्च करना है और टोटल बॉयकॉट करना है सरकार का। मॉडरेट्स चीज़ों को ठंडा करने की कोशिश कर रहे थे, बिकॉज सरकार ने इसी दौरान अनाउंस कर दिया था कि हम काउंसिल रिफॉर्म्स लाने वाले हैं। सरकार ने बड़ा स्मार्टली मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट को डिवाइड किया, और ये दोनों ही सेक्शंस ये समझने में फेल हो गए कि सरकार इनको यूज़ कर रही है। दोनों को ही एक दूसरे की ज़रूरत थी, लेकिन दोनों ही सरकार के उस जाल में फंस गए, सरकार के सामने फेल हो गए, और अल्टीमेटली होता है सूरत स्प्लिट। 1907 में सूरत में कांग्रेस का सेशन हुआ, प्रेसिडेंट थे रास बिहारी घोष, और आउटकम ये निकला कि दोनों ग्रुप्स के बीच में सहमति नहीं बन पाई, और मॉडरेट्स ने कांग्रेस का कंट्रोल पूरी तरीके से अपने हाथ में ले लिया और एक्सट्रीमिस्ट को कांग्रेस से बाहर निकाल दिया। अब एक तरीके से मॉडरेट्स भी कमज़ोर हैं और एक्सट्रीमिस्ट भी कमज़ोर हैं। मॉडरेट्स कमज़ोर क्यों हैं? बिकॉज जो पॉपुलर सपोर्ट था, जो मासेस का सपोर्ट था, वो मॉडरेट्स को नहीं मिल रहा था। और जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो कमज़ोर क्यों हैं? क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था कांग्रेस का वो उनके पास में नहीं है, और इसका फ़ायदा उठाएगी सरकार। गवर्नमेंट ने किस तरीके से रिप्रेशन किया? 1907 से लेकर 1911 के बीच में सरकार 5 नए लॉज लेकर आई इस मूवमेंट को, इन एक्सट्रीमिस्ट को, इन एक्टिविटीज़ को सप्रेस करने के लिए।
कौन कौन से एक्ट्स हैं? सेडिशियस मीटिंग्स एक्ट ऑफ 1907, इंडियन न्यूज़पेपर्स इंसाइटमेंट टू ऑफेंसेस एक्ट ऑफ 1908, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1908 और इंडियन प्रेस एक्ट ऑफ 1910। और ये सारे जितने भी एक्ट्स हैं उनके थ्रू जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही थी, जो भी स्वदेशी मूवमेंट में चल रहा था, उसको सप्रेस करने की बातचीत की गई। और जितने भी एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे उनको एक एक करके सरकार ने पकड़ने की शुरुआत करी, एक एक करके उनको ऑप्रेस सप्रेस करने की शुरुआत करी, एक एक करके उनको जेल में डालने की शुरुआत करी। जो सबसे पॉपुलर एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे बाल गंगाधर तिलक, उनको 1909 में अरेस्ट तो कर लिया गया था 1908 में, लेकिन 1909 से उनके ऊपर सेडिशन का ट्रायल चलाया गया, देशद्रोह का ट्रायल चलाया गया। और ये जो ट्रायल है ये किस लिए चलाया गया था? बिकॉज 1908 में उन्होंने अपने न्यूज़पेपर केसरी में बंगाल रिवॉल्यूशनरीज ने मुजफ्फरनगर में जो बॉम्ब थ्रो किया था उसके बारे में कुछ लिखा था। इस बॉम्ब के दौरान 2 यूरोपियन विमेंस जो हैं वो एक्सपायर हो गई थी, और इसके रिगार्डिंग तिलक साहब ने अपने न्यूज़पेपर केसरी में लिखा था, और इसके लिए उन पर सेडिशन का चार्ज लगाया गया और अल्टीमेटली इनको सज़ा सुनाई गई 6 साल की। 6 साल के लिए इनको जेल में डाल दिया गया। कौन सी जेल में? मांडले जेल में, जो कि बर्मा में थी। इन्हीं 6 सालों में तिलक साहब ने एक किताब लिखी, गीता रहस्य, जो कि गीता के ऊपर इनकी कमेंट्री है। तिलक साहब को जेल भेज दिया गया। लाला लाजपत राय साहब इतना परेशान हो गए कि ये चले गए इंडिया को छोड़ के यूएसए। कहाँ चले गए? यूएसए। विपिन चंद्र पाल जो हैं वो एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर हो गए। अजीत सिंह को पकड़ा गया और डिपोर्ट कर दिया गया यूरोप। अरविंदो घोष साहब को पकड़ा गया और उनको अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में ट्राई किया गया। हालांकि बाद में अरविंदो घोष साहब को रिलीज़ कर दिया गया था, लेकिन इतना ऑपरेशन हो रहा था कि अरविंदो घोष साहब भी एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर हो गए और इन्होंने ब्रिटिश इंडिया को छोड़ दिया और ये पौंडीचेरी में जाके सेटल हो गए। मतलब एक्सट्रीमिस्ट का जो पूरा खेल है उसको ख़त्म कर दिया सरकार ने। एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो सूरत स्प्लिट के बाद में कोई इफेक्टिव ऑल्टरनेट ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर ही नहीं पाए, और मॉडरेट्स को नुकसान ये हो गया कि मॉडरेट्स को अब कोई पॉपुलर सपोर्ट मिल नहीं रहा था। मतलब 1908 के बाद ये जो नेशनल मूवमेंट है वो बहुत लंबे टाइम तक एक डिक्लाइनिंग फेज में रहा, मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म सा ही हो गया। 1914 में जब तिलक साहब को रिलीज़ किया जाएगा तो उसके बाद तिलक साहब दोबारा इस मूवमेंट को रिवाइव करने के लिए कामकाज करेंगे। एक तरीके से मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट ने बेवकूफ़ी की, उनको समझ में नहीं आया कि सरकार का इंटेंशन क्या है। सरकार ने एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स को तो बिल्कुल बुरी तरीके से सप्रेस किया, ऑप्रेस किया, उनको जेलों में डाला, और मॉडरेट लीडर्स के लिए वो लेकर आएंगे कंसेशंस। क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करी सरकार ने? देखो, ये तो अपन ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि पहले से ही जब से कांग्रेस फॉर्म हुई थी तो अंग्रेज सरकार जो है वो कांग्रेस के अगेंस्ट में थी। इनफैक्ट अंग्रेज सरकार ने टाइम टाइम पे कांग्रेस के लीडर्स को, मॉडरेट लीडर्स को ये बोला था कि आप अपनी एक्टिविटीज़ को सोशल रिफॉर्म्स तक लिमिटेड रखो, पॉलिटिकल स्फीयर में एंटर मत करो। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस के जो मॉडरेट लीडर्स थे उन्होंने सरकार की नहीं मानी और वो कॉन्स्टेंटली पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे थे, लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट की शुरुआत हुई और जैसे ही मिलिटेंट नेशनलिज्म के ट्रेंड की शुरुआत हुई तो सरकार को समझ में आया कि यार एक्सट्रीमिस्ट से तो बेहतर ये मॉडरेट्स थे। तो सरकार ने अपनी स्ट्रेटजी को मॉडिफाई किया और सरकार ने मॉडरेट्स को कुछ कंसेशंस देने की शुरुआत करी। सूरत स्प्लिट के बाद में सरकार ने इंप्लीमेंट करी अपनी पॉलिसी ऑफ कैरेट एंड स्टिक। कैरेट के तहत मॉडरेट्स को दिए गए कंसेशंस, जिनको बुलाया जाएगा मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909। इन मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के बारे में अपन पढ़ेंगे। और स्टिक के तहत ये जितने भी एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे इनको ब्रूचली ऑप्रेस किया गया, इनको ब्रूचली सप्रेस किया गया। अपन ने ये देख लिया कि किस तरीके से इन एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स को सप्रेस किया गया। कई बार देख चुके हैं अपन ये, कई बार पढ़ चुके हैं अपन ये। अच्छा, ये जो पॉलिसी ऑफ कैरेट एंड स्टिक थी ये 3 स्टेजेस में ऑपरेट कर रही थी। पहली स्टेज थी कि पहले तो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स जो हैं उनको थोड़ा बहुत माइल्डली रिप्रेस किया जाएगा। और ये जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स को माइल्डली रिप्रेस कर रही थी सरकार, ये क्यों कर रही थी? मॉडरेट्स को डराने के लिए, उनको दिखाने के लिए कि अगर आपने भी कुछ करने की कोशिश की तो आपको भी पीटा जाएगा, आपको भी जेल में डाला जाएगा।
दूसरी स्टेज क्या थी कि मॉडरेट लीडर्स को कुछ कंसेशंस दिए जाएंगे, और ये जो कंसेशंस दिए जा रहे थे इसके पीछे सरकार का मोटिव क्या था कि एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स को पूरी तरीके से आइसोलेट करना है, एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स को मॉडरेट से कोई भी मदद नहीं मिलनी चाहिए। और तीसरी स्टेज क्या थी कि जब मॉडरेट्स पूरी तरीके से सरकार के साइड में आ जाएंगे तो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स को ब्रूचुअली पूरे माइट से सप्रेस किया जाएगा। और वही हुआ। जैसे ही सूरत स्प्लिट की बातचीत आई या उससे पहले ही 1906 में कैलकाटा का सेशन हुआ, जैसे ही एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में जो डिफरेंसेस थे वो सामने आने लगे, तो सरकार ने बड़ा स्मार्टली क्या किया, काउंसिल रिफॉर्म्स का अनाउंसमेंट कर दिया। ये जो काउंसिल रिफॉर्म्स हैं इनकी वजह से मॉडरेट्स जो हैं वो मॉडरेट्स थोड़ा कूल ऑफ हो गए, थोड़े ठंडे हो गए, और एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स जो हैं जो कि जोश में थे उनको भी ठंडा करने की कोशिश करी मॉडरेट्स ने। और फिर जब अल्टीमेटली सूरत स्प्लिट हो गया तो मॉडरेट्स को कंसेशंस दिए गए मॉरले-मिंटो रिफॉर्म्स के तहत, मॉडरेट्स को पूरी तरीके से सरकार ने अपने साइड में किया और एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स को बड़ा ब्रूचुअली सप्रेस किया। और ये दोनों ही साइड्स, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, ये समझने में फेल हो गए कि सरकार उनको यूज़ कर रही है। वो सरकार की स्ट्रेटजी को समझने में फेल हो गए और सरकार ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जैसे हमेशा किया डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, उस डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को यहाँ बड़े खूबसूरत तरीके से इंप्लीमेंट किया इन मॉडरेट्स को और एक्सट्रीमिस्ट को डिवाइड करने के लिए। हालांकि खूबसूरत बोलना नहीं चाहिए, बट हाँ एप्रिशिएबल टास्क है कि इतने सिग्निफिकेंट लीडर्स, उनको बहुत ईजिली सरकार ने डिवाइड कर दिया, एक दूसरे के अगेंस्ट में खड़ा कर दिया। और ये पूरी कहानी है सूरत स्प्लिट की। इसके साथ सूरत स्प्लिट की बातचीत खत्म हो गई। बहुत इजी सेशन था, ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें 3-4 बार पढ़ी हुई हैं अपन ने, आपको अब तक रट गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।